अब सेक्शन नंबर 128 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिलती है कि उनके लोकेलिटी में एक ऐसा बंदा है जो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है ताकि वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर सके, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो यहाँ पे इस बंदे से भी आप एक शो कॉज नोटिस इसको भेज सकते हो कि क्यों हम आपके खिलाफ बॉन्ड को एग्जीक्यूट ना करें। एंड जो बॉन्ड है इसकी भी 1 साल तक की वैलिडिटी होती है। अब सेक्शन नंबर 129 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप हैबिचुअली ये लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस करते हो, आप एक लिस्ट गिवन है हमें, अगर आप इनको हैबिचुअली कमिट करते हो, रेगुलरली आप इसको कमिट करते हो, तो आपसे एक बॉन्ड भरवाया जा सकता है। ओके, आपको एक शो कॉज नोटिस इशू हो सकता है कि क्यों हम आपको ये बॉन्ड भरने के लिए ना बोले। इसकी भी हमारी वैलिडिटी जो है वो 3 इयर्स की होगी। अब सेक्शन नंबर 130 जो है इसका, वो बोलता है कि आप शो कॉज नोटिस के साथ साथ इस बंदे को इन्फॉर्म करोगे कि क्यों मैं आपको ये चीज करने के लिए बोल रहा हूँ, क्यों मैं आपको शो कॉज नोटिस इशू कर रहा हूँ, इसके आप इसको इन्फॉर्मेशन दोगे रिटर्न में। एंड इसमें आप ये चीज लिखोगे कि कितना बॉन्ड आपको भरने के लिए बोला जा रहा है एंड आपके खिलाफ क्या इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स आप इस बंदे को भेजोगे। अब 131 बोलता है कि अगर ये पर्सन जो है ये कोर्ट में मौजूद है तो कोर्ट में आप इसको ये बॉन्ड का शो कॉज नोटिस का इंफॉर्मेशन दे दोगे। लेकिन अगर ये बंदा कोर्ट में मौजूद नहीं है तो इसको समन्स भिजवाओगे एंड समन्स में आप शो कॉज नोटिस भी भेजोगे एंड साथ में जो इन्फॉर्मेशन है इसके खिलाफ उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप इसको भेजोगे। 133 इसका बोलता है कि जो आप समन्स और वारंट भिजवा रहे हो इसके साथ साथ आप जो ऑर्डर की कॉपी है, जो इन्फॉर्मेशन जिसमें गिवन है पूरी की पूरी कि आपने क्या ऑफेंस कमिट की है, आपके खिलाफ क्या इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, इस ऑर्डर की कॉपी भी आप समन्स और वारंट के साथ साथ भिजवाओगे। 134 बोलता है कि जिस भी पर्सन को आप ये नोटिस भेज रहे हो इसको आप परमिट कर सकते हो कि पर्सनली इसको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, ये अपने एक वकील को भी भेज सकता है अपने बिहाफ पे। 135 पे हम आते हैं। ये बोलता है कि जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं वो एक इंक्वायरी भी बिठा सकते हैं, कि जो इन्फॉर्मेशन उनको रिसीव हुई है ये सच है या फिर नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे जो ट्रायल होगा, यहाँ पे जो भी ट्रायल होगा वो समन्स ट्रायल के हिसाब से आप एविडेंस को रिकॉर्ड करोगे। अब सपोज ये बंदा जो है ये आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास एंड ये अपने एविडेंसेस देता है कि क्यों आपको मेरे खिलाफ शो कॉज नोटिस परमानेंट नहीं करना चाहिए। ओके, इस चीज़ के वो एविडेंसेस देता है। अब यहाँ पे जो एविडेंस को रिकॉर्ड करने का तरीका है वो वही होगा जो समन्स केसेस में यूज़ करते हो। आगे जाके हम देखेंगे अलग अलग टाइप ऑफ ट्रायल्स होते हैं, उनमें से एक समन्स का ट्रायल होता है तो उसका अलग प्रोसीजर होता है, एविडेंस रिकॉर्ड करने का जो प्रोसीजर होता है वो भी अलग होता है। तो वही प्रोसीजर आप यहाँ पे पूरा का पूरा एम्प्लॉय करोगे। अब इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि आपको एक इंटरिम बॉन्ड भरने के लिए भी बोल सकते हैं। सपोज आप इनको इंक्वायरी करनी है कि इन्फॉर्मेशन सही है या फिर नहीं है, इस दौरान आप इस बंदे से एक इंटरिम बॉन्ड फॉर द टाइम भी एक बॉन्ड भरवा सकते हो। जो फाइनल बॉन्ड होगा वो तो बाद में जाके इंक्वायरी के बाद डिसाइड होगा, लेकिन इन द मीन टाइम इसको आप बोल सकते हो कि जब तक हमारी इंक्वायरी ओवर नहीं हो जाती तब तक आप एक बॉन्ड भरो और एक सिक्योरिटी का अमाउंट भी डिपॉजिट कराओ। ओके, तो ये क्लॉज 3 में हमको गिवन है। अब सपोज ये बंदा बॉन्ड नहीं भरता तो आप इसको अरेस्ट भी कर सकते हो, ये मेमो क्लॉज 3 में गिवन है। अब इसमें एक चीज बोली हुई है कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती है, 6 महीने के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती है तो इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं ये आप टर्मिनेट भी कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि आप इसमें इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है,
ऑलरेडी इस बंदे को बहुत हमने सफ़र करने के लिए बोल दिया है, तो 6 महीने में सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो है इसकी वो आप टर्मिनेट भी कर सकते हो। लेकिन अगर 6 महीने तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती है एंड उसके बाद भी जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने ऑर्डर किया है कि इंक्वायरी को चलने दो, यहाँ पे जो हमारे सेशन जज हैं ये बोल सकते हैं कि इस इंक्वायरी को अब आप टर्मिनेट कर दो। ओके, अब हम आते सेक्शन नंबर 136 के ऊपर। इसमें बोला हुआ है फाइनल बॉन्ड के बारे में। अब इसमें एक चीज बोली हुई है कि जब इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है उसके बाद एक फाइनल आपको बॉन्ड भरने के लिए बोल सकते हैं हमारे मजिस्ट्रेट कि अब सारी इंक्वायरी हो गई है, हमको समझ में आ गया है कि आप ऐसा क्राइम कमिट कर सकते हो, आप सिडिशियस मैटर को पब्लिश कर सकते हो, इसलिए आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइनल बॉन्ड के बारे में बात हुई है 137 में। ओके, अब हमको एक चीज याद रखनी है कि सेक्शन नंबर 136 में, सेक्शन नंबर 135 में आपको एक इंटरिम बॉन्ड भरने के लिए बोला हुआ है एंड 137 में आपको फाइनल बॉन्ड भरने के लिए बोला हुआ है। तो आपको ये चीज याद रखनी है फ्रॉम प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपको यही चीज याद रखनी है यहाँ पे कि सेक्शन नंबर 135 में इंटरिम बॉन्ड भरने के लिए बोलते हैं एंड 136 में फाइनल बॉन्ड भरने के लिए बोला जाता है। अब 137 इसमें बोला गया है कि अगर इंक्वायरी के बाद ये लगता है कि इस बंदे से हमको बॉन्ड नहीं भरवाना चाहिए और ये बंदा अरेस्ट होकर रखा हुआ है आपने, तो इसको आप रिलीज कर दोगे एंड इसको आप बोलोगे कि कोई बॉन्ड भरने की आपको जरूरत नहीं है। 139 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर इस बंदे को आपने बॉन्ड भरने के लिए बोला है और ये नहीं भर रहा है इस बॉन्ड को एंड इसके लिए आप उसको इम्प्रिजमेंट करना चाहते हो, तो जो इम्प्रिजमेंट का टाइम है ये स्टार्ट कब होगा? सपोज इस बंदे ने ऑलरेडी थेफ्ट कमिट किया हुआ है और जेल में ये बंद है। अब यहाँ पे बोला 138 में कि जब इसकी थेफ्ट की पनिशमेंट ओवर हो जाएगी उसके बाद इसकी जो इस चैप्टर के अंदर इम्प्रिजमेंट है उसके बाद चालू होगी। तो पहले थेफ्ट की इम्प्रिजमेंट ओवर होगी, उसके बाद इस चैप्टर में जो उसको सजा होगी वो चालू होगी। ओके, अब सेक्शन नंबर 139 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि एक बॉन्ड में आप क्या क्या भरवा सकते हो। एक बॉन्ड में आप इसको बोल सकते हो कि आप एक गारंटी दो लिख के कि आप अपना गुड बिहेवियर बना के रखोगे। ये सारी चीज़ें आप इसे लिखवा सकते हो एंड आगे जाके अगर कोई भी क्राइम कमिट करता है तो हम ये मानेंगे कि बॉन्ड का ब्रीच हो गया। ये हमारा 139 बोलता है। अब हम आते हैं 140 के ऊपर। इसमें बोला है कि सपोज इस पर्सन को बोला गया है कि आप बॉन्ड तो भरो ही भरो और साथ में बंदे लेके आओ जो आपके बिहाफ पे श्योरिटी ले कि ये बंदा आगे जाके क्राइम कमिट नहीं करेगा। अब सपोज ये लेके आता अपने फ्रेंड्स को जो उसके बिहाफ पे गारंटी लेते हैं कि हाँ ये पर्सन जो है क्राइम कमिट नहीं करेगा। 140 बोलता है हमारा कि इन श्योरिटीज को आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। अगर हमारे मजिस्ट्रेट जो हैं इनको लगता है कि श्योरिटीज रिलायबल नहीं है तो इनको आप रिजेक्ट भी कर सकते हो और आप इस पर्सन को बोलोगे कि फ्रेश श्योरिटी लेके आओ, कोई दूसरे बंदे की गारंटी लेके आओ, तभी हम आपको जो है छोड़ेंगे। ओके, तो ये हमारा 140 बोलता है। अब सेक्शन 141 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप बॉन्ड का अमाउंट नहीं भर पा रहे हो तो इसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि मैक्सिमम यहाँ पे 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है एंड जो हमारा इम्प्रिजनमेंट का टाइप होगा वो होगा सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ये सब चीज़ें यहाँ पे 141 में लिखी हुई है, पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको यही याद रखना है कि जो इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे मिल रही है वो 3 साल तक की मैक्सिमम आपको मिल सकती है एंड वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। ओके, सेक्शन 142 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक डीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या सीजीएम को लगता है कि जिस पर्सन को हमने जेल में बंद किया हुआ है उसको छोड़ना चाहिए तो 142 में आप इसको छोड़ भी सकते हो। ये जो पावर है ये हमारी डीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और सीजीएम के पास है। अभी जो पर्सन है जिनको छोड़ा जा रहा है इनको आप कंडीशनली भी छोड़ सकते हो, यानी आप इनको बोल सकते हो कि आप हमको रिटर्न में लिख के दो कि बाहर जब आप जाओगे तो कोई भी गलत काम नहीं करोगे
एंड आगे जाके अगर ये वो गलत काम वो करते हैं या ब्रीच ऑफ पीस ये करते हैं तो इनको आप दोबारा से अरेस्ट कर सकते हो। ओके, तो एक कंडीशनल रिलीज भी, कंडीशनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। अब सेक्शन नंबर 143 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक पर्सन को बोला है कि आप श्योरिटीज का इंतजाम करो, यानी जिस पर्सन को बॉन्ड भरने के लिए बोला है उसको ये भी बोला है कि आप श्योरिटीज लेके आओ, एंड श्योरिटीज को लेके आ जाता है। अब आगे जाके जो श्योरिटीज हैं ये बोलते कि हमको अब इसकी गारंटी और नहीं लेनी है, अब कोई भी आगे जाके क्राइम करेगा इसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। तो यहाँ पे इस श्योरिटी को आप डिस्चार्ज कर दोगे एंड जो पर्सन के सामने बॉन्ड भरवाया है इसको आप बोलोगे कि फ्रेश श्योरिटीज आप लेके आओ, न्यू बंदे आप लेके आओ जो आपकी गारंटी लेंगे। तो जो पूरा प्रोसीजर है ये 143 में हमें गिवन है। अब चैप्टर 10 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बात करी गई है ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के बारे में। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, एंड इवन इफ लिटिगेशन में आप जाओगे वहां पे भी अगर आप मैट्रिमोनी साइड में जाओगे देन बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इस चैप्टर का, तो हमको उसी हिसाब से चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद सेक्शन 144। अब पहली जो पुरानी सी आरपीसी थी वहां पे सेक्शन 125 में ये प्रोविजन गिवन था, बट नाउ 144 में इसको डाल दिया गया। 144 हम देखते हैं इसका क्लॉज 1 इसका बोलता है दैट इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस neglects or refuses to maintain his wife unable to maintain herself, यानी अगर एक पर्सन के पास सफिशिएंट इनकम आ रही है, सफिशिएंट इसके पास पैसे आ रहे हैं और ये अपने वाइफ को मेंटेन नहीं कर रहा है, तो इसको आप मेंटेनेंस देने के लिए बोल सकते हो। यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स होने चाहिए और वाइफ के पास सफिशिएंट मीन्स नहीं होने चाहिए, यानी वो बहुत ज्यादा डेस्टिट्यूट होनी चाहिए, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है कमाने के लिए, तभी एक हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस दे सकता है। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज आप देख रहे हो कि वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए यहाँ पे नहीं बोला था, सिर्फ हस्बैंड ही वाइफ को मेंटेनेंस देगा सेक्शन 144 में। 20 का बोलता है कि अगर आपका एक लेजिटिमेट या फिर इलेजिटिमेट बच्चा है जो कि एक माइनर है, इसको भी आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, इवन दो इस पर्सन की शादी हो गई है, यानी बचपन में इसकी शादी हो गई है, फिर भी आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी क्लॉज बी के अकॉर्डिंग। सी इसका बोलता है कि अगर एक आपका बच्चा है जो कि लेजिटिमेट भी हो सकता है और इलेजिटिमेट भी हो सकता है, अब ये बच्चा बड़ा हो गया, माइनर नहीं है, मेजर हो गया है, तो यहाँ पे आपको इसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। लेकिन इफ दिस चाइल्ड इज मेंटली और फिजिकली अनसाउंड है ये, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको इसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, बिकॉज ये खुद कमाने के लायक अभी नहीं है, बिकॉज ऑफ सम इंजरी टू हिज फिजिकल बॉडी या फिर मेंटली ये अनसाउंड है। ओके, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो फादर है 18 साल के बाद बच्चे को मेंटेन करने के लिए बाउंड नहीं है अगर वो एकदम फिट एंड फाइन है तो। ओके, डी का बोलता है कि अगर एक पर्सन है, मेल पर्सन है, और इनके फादर या मदर जो है ये अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इस केस में अपने जो बूढ़े फादर और मदर है इनको भी मेंटेन करना पड़ेगा आपको। इस चीज के लिए भी सेक्शन 144 आपको बोलता है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक मंथली अलाउंस देने के लिए आपको बोला जा सकता है, एक मंथली अमाउंट देने के लिए आपको बोला जा सकता है इन चारों कंडीशंस में। यहाँ पे परमानेंट पैसे देने की बात नहीं हुई है, वन टाइम पेमेंट की यहाँ पे बात नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ मंथली पेमेंट की बात हो रही है सेक्शन 144 में। ओके, अब इसका जो प्रोवाइजो है ये बोलता है कि अगर एक माइनर फीमेल चाइल्ड है और इसकी शादी हो जाती है, अब इस केस में आप फादर को मेंटेनेंस देने के लिए तभी बोलोगे जब इसका हस्बैंड जो है ये इसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी इसके हस्बैंड को इसको मेंटेन करने के लिए। बट अगर हस्बैंड मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो इस माइनर फीमेल चाइल्ड के फादर को आप अप्रोच करोगे फॉर मेंटेनेंस। अब इसका सेकेंड प्रोवाइजो है, इसमें बोला हुआ है कि एक इंटरिम मेंटेनेंस भी आपको देने के लिए बोला जा सकता है।
यानी जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता है मेंटेनेंस का, उस दौरान बीच में आपको एक इंटरनल मेंटेनेंस देने के लिए बोल सकते हैं कि जब तक डिसीजन नहीं आता है तब तक ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। ओके, अब जिसका थर्ड प्रोवाइजो है, इसमें बोला हुआ है कि जो आपकी इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है ये 60 दिन के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। सपोज एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं कर रहा है, इस पर्टिकुलर केस में वाइफ एक इंटरिम मेंटेनेंस की पिटिशन डाल सकती है एंड ये 60 दिन के अंदर अंदर डिसाइड करनी पड़ेगी। ओके, अब इसमें एक्सप्लेनेशन भी हमको दी हुई है एंड यहाँ पे वाइफ की जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ है कि जो वाइफ है इसमें आप डाइवोर्स्ड वाइफ को भी इंक्लूड करोगे, यानी एक वाइफ को डाइवोर्स मिल चुका है उसके बाद भी वो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन अपनी डाल सकती है। ओके, अब जो क्लॉज 2 है इसका ये बोलता है कि जब को मेंटेनेंस है ये ऑर्डर की डेट से आपको मिलेगी। जिस दिन ऑर्डर आएगा उसके बाद से आपको मेंटेनेंस मिलेगी। सपोज 16 अगस्त को जज ने मेंटेनेंस का ऑर्डर दिए तो 16 अगस्त से ही आपको मेंटेनेंस मिलेगी। लेकिन अगर जज को लगता है कि यहाँ पे जब से मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई थी तब से मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, तो जज अपने ऑर्डर को उसमें लिख सकता है कि तब से मेंटेनेंस मिलेगी जब से एप्लीकेशन डाल दी गई थी। यानी डेट ऑफ ऑर्डर से नहीं बल्कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से आपको मेंटेनेंस यहाँ पे मिल सकती है, बट तभी जब जज स्पेसिफिकली ये चीज लिखेंगे अपने ऑर्डर में। ओके, क्लॉज 3 जो है इसका, इसमें बोला हुआ है कि आप सपोज एक पर्सन ए है। ओके, ए जो है इनको मेंटेनेंस देने के लिए बोला गया था और ये मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं अपनी, ये मेंटेनेंस अपनी नहीं दे रहे हैं, तो इनसे आप इसी तरह मेंटेनेंस का अमाउंट निकलवाओगे जैसे इनके ऊपर एक फाइन लगा हुआ है और फाइन आप रिकवर कर रहे हो। सपोज इनके ऊपर एक फाइन लगा हुआ है तो जो प्रोसीजर वहां पे फॉलो होगा फाइन निकलवाने के लिए, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो होगा मेंटेनेंस का अमाउंट निकलवाने के लिए। अब इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि सपोज इन्होंने 1 मंथ की मेंटेनेंस नहीं दी अपनी, तो इनको इस चीज के लिए 1 महीने की सजा हो सकती है। यानी जितनी बार आप मेंटेनेंस नहीं दोगे उतनी बार आपको 1-1 महीने की सजा हो सकती है। ओके, अब इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि अगर हस्बैंड ऑफर करता है कि मैं इसको मेंटेनेंस तभी दूंगा जब जब ये मेरे साथ आके रहेगी। अब यहाँ पे जो जज हैं वो इस ऑफर को मान सकते हैं, वो इस ऑफर को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सपोज जज को लगता है कि ऑफर दम नहीं रखता, हस्बैंड वाइफ को बहुत परेशान करता है एंड वाइफ जो है उसका बिल्कुल हस्बैंड के साथ रहना इम्पॉसिबल है। इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे जज हैं वो इस ऑफर को मना भी कर सकते हैं एंड तभी भी वो हस्बैंड को बोलेंगे कि वाइफ आपके साथ आके नहीं रहेगी लेकिन आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। ओके, अब इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि अगर हस्बैंड अपने घर में एक दूसरी औरत को लेकर आ जाता है, इस केस में वाइफ जो है हस्बैंड के साथ रहने के लिए मना कर सकती है। ओके, क्लॉज 4 जो है इसका वो बोलता है कि अगर एक वाइफ एडल्टरस रिलेशनशिप में रहती है उस केस में मेंटेनेंस उसको नहीं मिलेगी। सपोज शादी इसकी हो रखी है फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है, यहां पे इसको मेंटेनेंस का अमाउंट नहीं मिलेगा। या फिर इसको बोला हुआ है कि आप जाओ और अपने हस्बैंड के साथ जाके रहो, लेकिन फिर भी ये नहीं जा रही है एंड इसके पास कोई सफिशिएंट रीजन भी नहीं है हस्बैंड के साथ ना रहने के लिए, यहां पे इसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। ओके, इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि अगर हस्बैंड और वाइफ सेपरेटली रह रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट के साथ रह रहे हैं, इस केस में भी मेंटेनेंस इनको नहीं मिलेगी। सपोज इनके बीच में आपसी समझौता हुआ है कि हम साथ में नहीं रहेंगे, अब इस केस में मेंटेनेंस का अमाउंट नहीं मिलेगा। ओके, तो ये 3 कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है, 3 हमको सिचुएशंस यहाँ पे दी हुई है जब पे मेंटेनेंस का अमाउंट नहीं मिलेगा। अब इसमें एक चीज लिखी हुई है कि सपोज मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है ये पहले रिलीज हो चुका है। सपोज ए जो हस्बैंड है
इनको बोला है कि हर महीने ये 10,000 रुपीज देंगे। अब इसके बाद ये प्रूफ लेके आते हैं कि वाइफ जो है शी वॉज लिविंग इन एडल्टरस रिलेशनशिप, यानी वाइफ का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। इसका प्रूफ ये बाद में लेके आता है। जब ये प्रूफ लेके आएगा उसी टाइम जो मेंटेनेंस का अमाउंट है ये कैंसिल हो जाएगा एंड जज बोलेंगे कि आपको आगे मेंटेनेंस नहीं देनी है। तो मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है इस पर्टिकुलर केस में कैंसिल हो सकता है। ओके, तो ये हमारा क्लॉज 5 बोलता है कि इस मेंटेनेंस के ऑर्डर को आप कैंसिल करवा सकते हो। अब सेक्शन 145 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी जगहों पे आप मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग को स्टार्ट करवा सकते हो। इसका ए बोलता है कि जहां हस्बैंड रहता है वहां पे आप मेंटेनेंस का प्रोसीडिंग को स्टार्ट करवा सकते हो। सेकंड इसका बोलता है कि जहां हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते हैं वहां पे भी आप मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग को स्टार्ट करवा सकते हो। या फिर सी इसका बोलता है कि जहां हस्बैंड और वाइफ साथ में रहे थे वहां पे आप मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग को स्टार्ट करवा सकते हो। सपोज हस्बैंड जो है ये दिल्ली में रहता है तो दिल्ली में आप प्रोसीडिंग को स्टार्ट करवा सकते हो। या फिर हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते कानपुर में, हस्बैंड की जो जॉब है कानपुर में लगी हुई है तो वाइफ और हस्बैंड कानपुर में साथ में रहते हैं। इस पर्टिकुलर केस में कानपुर में वाइफ मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग स्टार्ट करवा सकती है। या फिर हस्बैंड और वाइफ जो है ये साथ में रहते थे हैदराबाद में, फिर इनका झगड़ा हो गया एंड वाइफ वापस अपने मायके चली गई। अब इस पर्टिकुलर केस में हैदराबाद में भी आप मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करवा सकते हो। ओके, अब इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है कि अगर हस्बैंड को बार बार समन्स भेजे जा रहे हैं मेंटेनेंस के इसको बार बार समन्स भेजे जा रहे हैं और ये नहीं आ रहा है कोर्ट में, ये कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है, तो इसके खिलाफ एक एक्स पार्टे ऑर्डर भी आप निकलवा सकते हो। यानी हस्बैंड को बिना सुने भी उसको आप मेंटेनेंस देने के लिए बोल सकते हो बिकॉज ये समन्स को अवॉइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स पार्टे ऑर्डर निकल सकता है, लेकिन इसको आप सेट असाइड भी कर सकते हो। सपोज अगली डेट पे आके हस्बैंड बोलता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ पा रहा था। यहाँ पे 3 महीने के अंदर अंदर एक्स पार्टे ऑर्डर के 3 महीने के अंदर अंदर इसको आप सेट असाइड भी करवा सकते हो अगर हस्बैंड आके एक जेन्युइन रीजन देता है। अब अगर एक्स पार्टे ऑर्डर जो है वो वेकेट हो जाता है, इस केस में क्या होगा कि हस्बैंड का जो केस है वो रख सकता है, अपनी सारी बातें वो दलीलें कोर्ट में रख सकता है एंड उसके बाद मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है वो दोबारा से डिसाइड होगी। ओके, अब सेक्शन 146 पे हम आते हैं। ये बात करता है ऑल्टरेशन इन अलाउंस के बारे में। सपोज एक जज जो है इन्होंने हस्बैंड को बोला है कि 20,000 रुपए की मेंटेनेंस आप हर महीने दो। अब आगे जाके वाइफ जो है उनकी जॉब लग जाती है। जब ये मेंटेनेंस का अमाउंट दिया था तब वाइफ की जॉब नहीं लगी थी, आगे जाके इनकी जॉब जो है वो लग जाती है। अब ये जो 20,000 रुपए का अमाउंट है इसको आप ऑल्टर भी कर सकते हो, इसको आप कम भी कर सकते हो, 10,000 भी कर सकते हो एज पर सेक्शन नंबर 146। या फिर आगे जाके अगर सपोज जो वाइफ हैं ये दोबारा से मैरिज कर लेती हैं, ओके, तो हमने पढ़ा है कि री मैरिज करने के बाद मेंटेनेंस आप कैंसिल कर सकते हो एंड सेक्शन नंबर 146 में इट इज गिवन है दैट यू कैन एक्चुअली कैंसिल द मेंटेनेंस ऑर्डर एज वेल। ओके, अब 144 में आप 146 में आप देखोगे कि जो प्रॉपर मेंटेनेंस है, फाइनल मेंटेनेंस है, उसको भी ऑल्टर कर सकते हो और इंटरिम मेंटेनेंस जो है उसको भी आप ऑल्टर कर सकते हो। ओके, अब आपको इसमें एक और चीज याद रखनी है कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है एंड उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वाइफ खुद से बोलती है कि मेरे को मेंटेनेंस नहीं चाहिए, खुद ही ये चीज वो कोर्ट में आके बोलती है, तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस है उसको आप कैंसिल भी करवा सकते हो। ओके, अब हमने पढ़ाई था ऊपर कि अगर आपकी री मैरिज हो जाती है, अगर वाइफ की री मैरिज हो जाती है तो जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है उसको आप कैंसिल करवा सकते हो। लेकिन इसके अलावा 2 और सर्कमस्टांसेस यहाँ पे गिवन है।
जहाँ पे मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। सेकेंड यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर वाइफ को ऑलरेडी उसके पर्सनल लॉस के अकॉर्डिंग एक अमाउंट मिल चुका है, एक फिक्स्ड अमाउंट उसको मिल चुका है, इस केस में भी मेंटेनेंस का अमाउंट आप कैंसिल कर सकते हो। ओके, थर्ड इसका बोलता है कि अगर वाइफ जो है खुद से आके कोर्ट में बोलती है कि मेरे को बाकी मेंटेनेंस नहीं चाहिए, खुद से आके कोर्ट में बोलती है, इस पर्टिकुलर केस में भी आप मेंटेनेंस का अमाउंट कैंसिल कर सकते हो। ओके, अब क्लॉज 4 जो है इसका, इसमें बोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड को बोला है कि हर महीने ये 2,000 रुपये देगा। अब एक महीने क्या होता है, हस्बैंड सिर्फ 1,000 रुपीज ही दे पाता है। यहाँ पे अगर आप रिकवरी का सूट फाइल करो, अगर वाइफ कोर्ट में आके बोले कि मेरे को 1,000 रुपये चाहिए इस महीने के, तो कोर्ट जो है यहाँ पे कंसीडर करेगा कि 1,000 रुपीज ऑलरेडी हस्बैंड दे चुका है, एंड यहाँ पे कोर्ट ये नहीं बोलेगा इसको कि पूरे के पूरे 2,000 रुपये आप जमा करवाओ। जो पैसे ऑलरेडी दे चुका है उसको कोर्ट कंसीडर करेगा, एंड ये अमाउंट वो उससे नहीं निकलवाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम 1,000 रुपीज ही आप निकलवा सकते हो। 147 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस के बारे में। अब इसमें बोला हुआ है कि कोई भी मजिस्ट्रेट इंडिया के किसी भी कोने में जाके इस मेंटेनेंस के ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकता है। सपोज दिल्ली के मजिस्ट्रेट ने मेंटेनेंस के ऑर्डर पास किए थे, लेकिन इसके बाद जो हमारे हस्बैंड है ये मुंबई चले जाते हैं। अब वाइफ जो है इस केस में मुंबई के मजिस्ट्रेट के पास जाएगी एंड उनको बोलेगी कि मेंटेनेंस का अमाउंट मुझे दिलवाओ। यहाँ पे जो मुंबई का कोर्ट है वो ये काम कर सकता है, एंड वाइफ को वो मेंटेनेंस दिलवा सकता है यहाँ पे। ओके, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है सच ऑर्डर मे बी इन्फोर्स बाय एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जरूरी नहीं है कि दिल्ली का मजिस्ट्रेट ही यहाँ पे मेंटेनेंस के अमाउंट को निकलवाएगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है फ्रॉम प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि कोई भी मजिस्ट्रेट इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के जो मेंटेनेंस का अमाउंट है ये निकलवा सकते हैं।